हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज का ये सेशन हमारा बीएसटीसी हो, राजस्थान पुलिस हो, पीटीटी हो, इन सब के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने पीटीटी का फॉर्म भर दिया है वो विद्यार्थी इस सेशन को ज़रूर देखें। और जो ये सोच रहे हैं कि मुझे अब की बार बीएसटीसी के भी करना है और बीएसटीसी एंट्रेंस टेस्ट पास करना है, वे भी विद्यार्थी इस सेशन को ज़रूर देखें। और जहाँ तक हो सके इस सेशन को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बीएसटीसी में अब की बार बहुत भारी कंपटीशन रहने वाला है। हर एक विद्यार्थी को लगभग 420 से प्लस नंबर लेकर के आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका नंबर इसमें निश्चित रूप से नहीं आने वाला है। आप ये वर्तमान में इस बात को अपने दिल में थमा कर बैठ लीजिए, क्योंकि आपको अगर इसके अंदर पास होना है 12th होने के बाद ही, तो अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। और 2 साल के अंदर ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप रीट की तैयारी करके 24 साल की उम्र में एक 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हो। तो ये इनका सारा प्रोसेस है। जो भी अंदर का प्रोसेस है वो मैं इस चैनल पर बार बार बताता रहता हूँ, तो वो भी आप ज़रूर टाइम पर देखते रहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। जो भी ये लोक देवता का पूरा पार्ट कंप्लीट होते ही और इनकी मैं एक पीडीएफ बना करके संपूर्ण पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, जिसे आप अपनी कॉपी में इन नोट्सों को अच्छी तरीके से उतार लीजिए। तो आज कल हमने गोगा जी की बात की और आज पाबू जी की बात करते हैं। आपको ट्रिक को पता ही है, ट्रिक है गोपा राम हड़बू। तो गोपा यानी गोगा जी की बात कर ली, पा यानी पाबू जी की आज बात कर रहे हैं। ये पंचपीरों के शामिल लोक देवता हैं। तो पाबू जी महाराज का जन्म है वो 1239 ईस्वी में होता है। और विक्रम संवत में पूछे तो 1296 विक्रम संवत के अंदर होता है। और होता कहाँ है? कोलूमंड जोधपुर के अंदर। कोलूमंड एक जोधपुर का गांव है, वहाँ पर क्या है, पाबू जी महाराज का जन्म होता है। तो आपको सिंपल सी बातें ध्यान रखनी है कि पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी विक्रम संवत 1296 और कोलूमंड जोधपुर के अंदर पाबू जी महाराज का जन्म होता है। ठीक है। और पाबू जी राठौड़ के पिता का नाम था दांदल जी राठौड़। क्या था? दांदल जी राठौड़। और इनकी माता का नाम था कमला दे। क्या था? कमला दे इनकी माता का नाम था। और इनकी बहन का नाम था पेमल या पेपा बाई, इनकी बहन का नाम था। ठीक है ना। और ये इनकी बहन पेमल और पेपा बाई है, वो कहाँ इनका विवाह हो रखा था? जिंदराव खिची जाइल के नागौर का शासक था, वहाँ इनका क्या होता था? पाबू जी की बहन का विवाह हो रखा था। जिंदराव खिची जाइल के क्या शासक थे, तो वहाँ पर पेमल बाई अर्थात पाबू जी राठौड़ की बहन का विवाह हो रखा था। पाबू जी की पत्नी का नाम था फूलन दे। क्या था? फूलन दे या सुप्यार दे, जो अमरकोट पाकिस्तान के पिता सूरजमल सोडा की पुत्री थी। ठीक है। तो इनकी जो विवाह है पाबू जी राठौड़ का, वो अमरकोट पाकिस्तान में हो रखा था। किसके घर? सूरजमल सोडा के घर हो रखा था। पाबू जी राठौड़ की जाति पूछे, ये एग्जाम में जाति पूछी तो नहीं जाती, फिर भी ये राजपूत थे और गोत्र इनकी राठौड़ थी। ठीक है। सवारी की बात करें तो केसर कालवी घोड़ी पाबू जी की सवारी थी, जो कि कई बार एग्जाम के अंदर ये इनसे संबंधित सवाल बनता है कि केसर कालवी निम्न में से कौन से लोक देवताओं की घोड़ी थी या सवारी थी। तो ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर आता है। तो आपको केसर कालवी घोड़ी है वो पाबू जी राठौड़ की क्या थी? सवारी थी। पाबू जी को है साहित्य में लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है मित्रों? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है कि पाबू जी को है वो साहित्य में लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किन का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अब हम बात करते हैं पाबू जी राठौड़ के उपनाम कौन कौन से हैं, इन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पाबू जी राठौड़ के उपनामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनको दो मित्रों, पाबू जी राठौड़ को प्लेग रोग के निवारक लोक देवता कहते हैं। ऊँटों के देवता के नाम से इनको जाना जाता है। सर्रा रोग के निवारक देवता के नाम से इनको जाना जाता है। और हाड़ फाड़ के देवता के नाम से इनको जाना जाता है। और परणवीर लोक देवता के रूप में पाबू जी राठौड़ को जाना जाता है। तो पाबू जी के ये 5 उपनाम हैं, आपको जरूर याद रखना है। पाबू जी को प्लेग रोग के निवारक लोक देवता, ऊँटों के देवता, सर्रा रोग के निवारक देवता, हाड़ फाड़ के देवता और परणवीर के लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ से प्रश्न बीएसटीसी के अंदर सीधा पूछा जा सकता है। आपको पांचों के पांचों अच्छी तरीके से याद करके आना जाना है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। अब विक्रम संवत 1320 को देचू गांव है जोधपुर जिले के अंदर नामक स्थान पर जिंदराव खिची के सामने
देवली चारणी की गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विक्रम संवत 1320 को देचू जोधपुर नामक स्थान पर जिंदराव खिंची के सामने देवली चारणी की गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पाबूजी राठौड़ को वीर गति को किस स्थान पर प्राप्त होते हैं? तो देचू गांव जोधपुर के अंदर स्थित है, वहां पर पाबूजी राठौड़ है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। पाबूजी के सरदारों के नाम पूछा जा सकता है आपको कि निम्न में से पाबूजी के सरदारों में शामिल नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पाबूजी के प्रमुख सरदार है चांदा, डेमा, हरमल, सलजी, सावताजी और रायका जी। ठीक है, तो ये इनके सरदार है प्रमुख, चांदा, डेमा, सलजी, सावताजी और रायका जी। ठीक है, ये पाबूजी राठौड़ के प्रमुख सरदार थे। तो इनमें से है वो प्रश्न बन सकता है, आपको अच्छी तरीके से क्या है याद करके जाना है। ये 6 पाबूजी के प्रमुख सरदार थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाबूजी के सम्मान में राजस्थान में विवाह के अवतार पर 4 फेरे लिए जाते हैं। पाबूजी के सम्मान में राजस्थान में विवाह के अवतार पर कितने 4 फेरे लिए जाते हैं? क्योंकि पाबूजी ने विवाह करते समय देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए 4 फेरों में, यानी जो चौरी बोलते हैं ना, वहाँ 4 फेरे लेकर के वहाँ से वापस देवली चारणी की जो गायों की रक्षा करने के लिए आए और देचू गांव जोधपुर के अंदर क्या है गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो इनकी जो सम्मान में राजस्थान में विवाह के अवतार पर 4 फेरे लिए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको प्रश्न आता है बीएसटीसी या राजस्थान पुलिस के अंदर राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय जाता है पाबूजी महाराज को, किनको जाता है? पाबूजी को जाता है। और ऊँट लाए कहाँ से? ये मान्यता है ईरान या श्रीलंका से क्या है ऊँट लाए थे। किस कहाँ से? ईरान या श्रीलंका से है ऊँट लेकर के आए थे। ठीक है ना, तो राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय है वो पाबूजी राठौड़ को जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ऊँट पालक जो जाति है वो रायका रेबारी जाति के अराजी लोक देवता है। ऊँट पालक जाति कौन सी है? तो रायका जाति है, उनको ऊँट पालक जाति कहा जाता है। और रायका या रेबारी जाति के जो अराजी देवता है पाबूजी, इनके क्या है अराजी देवता है। रायका या रेबारी जाति का अराजी देवता कौन है? पाबूजी राठौड़ है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पवाड़े। पवाड़े क्या होते हैं? तो पवाड़े वीर पुरुषों की लोक कथाएं पवाड़े कहलाती है। पवाड़े क्या होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पवाड़े से आप क्या समझते हैं। तो वीर पुरुषों की लोक कथाएं पवाड़े कहलाते हैं। क्या? वीर पुरुषों की लोक गाथाएं पवाड़े कहलाती है। ठीक है, और वाचन है इनका जो पवाड़े वाचन है वो माटवादी यंत्र का प्रयोग के द्वारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट पाबू धनीरी याचना या वाचना। ठीक है, ये थोरी जाति के लोगों द्वारा क्या है इनके पाबूजी का यशोगान हुए गुणगान के रूप में की जाती है। और इसको जो वाद्य इनकी जो वाचना या याचना करने के जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? सारंगी है। पाबू धनीरी याचना या वाचना जो थोरी जाति के लोगों के द्वारा क्या है पाबूजी के आराधना में यशोगान या गुणगान किया जाता है। और इस गुणगान में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सारंगी। क्या नाम है? सारंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाबूजी की फड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से बीएसटीसी के अंदर कई बार सवाल बनता है। ठीक है, तो सभी लोक देवता में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी राठौड़ की फड़ है। वो सभी लोक देवता में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है? तो पाबूजी राठौड़ की, अर्थात पाबूजी की फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ के रूप में क्या है? विख्यात है। सर्वाधिक चौड़ी फड़ कौन सी है? पाबूजी राठौड़ की फड़ है। फड़ वाचन ऊँट बीमार होने पर एवं मन्नत पूर्ण होने पर किया जाता है। फड़ का वाचन कब किया जाता है? फड़ का वाचन है ऊँट बीमार होने एवं मन्नत पूर्ण होने पर किया जाता है। फड़ का वाचन नाइक या अगाड़ा जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो पाबूजी की फड़ का वाचन है और नाइक या अगाड़ा जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन रहा है कि पाबूजी की फड़ के वाचन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावणा हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का? रावणा हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये सवाल है कई बार बड़े बड़े एग्जामों के अंदर आ चुका है, आपके भी आ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। पाबूजी की फड़ के वाचन में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है रावणा हत्ता वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला जो कुछ पॉइंटों की।
अगला पॉइंट है हमारा बाबूजी के इतिहास की जानकारी। ठीक है, तो ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिन ग्रंथों में बाबूजी के इतिहास को मिलता है। ठीक है, पहला ग्रंथ है हमारा बाबू प्रकाश, जिनकी रचना आशा मोड़ जी ने की। दूसरा हमारा ग्रंथ है बाबूजीरा छंद, जिसकी रचना है वो मेहा बिठू जी ने की। और तीसरा हमारा ग्रंथ है बाबूजीरा दोहा, और इस ग्रंथ की रचना है लगराज जी ने की। किसने की? लगराज जी ने की। ये 3 अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनसे हमें बाबूजी राठौड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। किनकी? बाबूजी राठौड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। आपको यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता आशा मोड़ जी है। कौन है? आशा मोड़ जी है। दूसरा यहाँ से सीधा ये इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि बाबूजीरा छंद नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो मेहा बिठू जी। और तीसरा यहाँ से सीधा पूछा जा सकता है बाबूजी दोहा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन के आप अंदर मिलेगा आपको लगराज जी। क्या? लगराज जी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ मेला के बारे में बात करते हैं। बाबूजी राठौड़ के मेला, यानी एक मेला तो कोलूमंड के अंदर जोधपुर में लगता है और दूसरा मेला बाबूजी राठौड़ का आहाड़ उदयपुर के अंदर लगता है। और ये मेला कब आयोजित होता है? ये मेला चैत्र मास की अमावस्या को आयोजित होता है। कब है? चैत्र मास की अमावस्या को ये मेला आयोजित होता है। और इनका मुख्य मेला है कोलूमंड जोधपुर के अंदर इनका मुख्य मेला लगता है। तो इन मेलों के अंदर मित्रों थाली नृत्य आयोजित किए जाते हैं। कौन सा नृत्य? तो थाली नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थाली नृत्य निम्न में से कौन से लोक देवताओं के मेले में आयोजित किया जाता है? तो आपको लिखना है बाबूजी राठौड़ के मेले के अंदर थाली नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा प्रश्न है प्रतीक चिन्ह क्या है? बाबूजी राठौड़ का प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्वारोही, झुकी हुई पाग और हाथ में भाला। ये 3 चिन्ह हैं। इन चिन्हों के द्वारा, इन प्रतीकों के द्वारा हम किसी भी मूर्ति को पहचान कर ये बता सकते हैं कि ये मूर्ति बाबूजी राठौड़ की है। किनकी है? बाबूजी राठौड़ की है। तो प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान में रखना है अश्वारोही, झुकी हुई पाग और हाथ में भाला। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्या है? इनके प्रतीक चिन्ह हैं। तो मित्रों आज हमने बाबूजी राठौड़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इनके पर्ची के बारे में जानकारी ली। और इनसे बाहर आपकी BSTC हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी बार सवाल नहीं जाने वाला है। आप विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ पढ़िए। हमने बहुत मेहनत के साथ इन नोट्सों को तैयार किया है और हमें लगा कि आपको फ़ायदा होगा इनसे निश्चित रूप से। आप इतनी चीज़ पढ़ने के लिए आपको किसी ऐप में के थ्रू पढ़ोगे तो आपको लगभग 2 से ढाई घंटे लगते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बारीकी से समझा कर मात्र 15 मिनट के अंदर करवा रहा हूँ। तो विश्वास के साथ पढ़िए, आपका समय भी कम लगता है और समय के साथ तैयारी भी बेहतर हो रही है। और हर एक पॉइंट को आप लिखते जाइए और अच्छी तरीके से पढ़ते जाइए। तो मित्रों चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ें और जो भी BSTC PTT की तैयारी करें उनको संपर्क करें और उनके साथ हमारे चैनल को शेयर करें। और आप भी अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगले दिन हम कल बात करेंगे बाबा रामदेव जी महाराज की संपूर्ण पर्ची के बारे में, जिससे एक भी प्रश्न बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।